ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, पता है मंजिल मौत है फिर भी दौड़े जा रही है। निश्चित उद्देश्य के साथ एक समय रूपरेखा लिए हुए हम लगातार अनवरत रूप से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ना होगा भी हमें। इस कार्य क्षेत्र का एक नया निरूपण ला करके आपके सामने मैं एक नए मंच के साथ हाजिर हूँ, जहां हम सीटेट का घोड़ा दौड़ा रहे हैं, जहां हम सीटेट स्पेशल की नई नई सीरीजों के आपका सामना करवा रहे हैं, जहां हम सीटेट से आपको बहुत अच्छे से जोड़ रहे हैं। हम जानते हैं सीटेट एग्जाम होने वाला है, हमें पता है आप पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें पता है ठंडी का सितम आप पर है, हमें पता है कि आपके पढ़ने लिखने में दिक्कतें आ रही, ज़्यादा नींद आ रही होगी। तो इसलिए हम आपको किताब उठाने की सलाह ना दे करके आपके साथ इस तरीके से जुड़ रहे हैं। आप बगैर अपने रजाई के अंदर अपनी मोबाइल को चलाएं और हमारे साथ इस पूरे कार्य नियोजन का मजा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आए हैं, आपके लिए ही मेहनत ये निरूपण कर रहे हैं। ये सारा जो भी कार्य दायित्व हम दे रहे हैं ये केवल आपके लिए है, केवल आपके लिए। आप पढ़ें, आप अच्छे ढंग से अपने कार्य को कर पाएँ, इसी उद्देश्य से। ध्यान दें, सीटेट स्पेशल में जहां हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ हिंदी में जहां हमने आपको गद्यांश दिया है, हमने पद्यांश के आपके कई वीडियोज आपके सामने लाए हुए हैं। मुझे ये विश्वास है कि आप उनको देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि आपके लिए एक सहज तरीका दिया हमने और वो जो मेहनत हमने की वो रंग लाए। आपके एग्जाम में फिर हमारी मेहनत सफल होगी। जहां हम बात करते हैं कि हिंदी में व्याकरण से भी प्रश्न आते रहते हैं, तो वहां हमने आपको संज्ञा सर्वनाम का एक छोटा सा क्लास दे दिया और अब हम विशेषण और क्रिया का दे रहे हैं। इसके ठीक बाद आपको संधि और समास का दे देंगे। इससे एक हमें व्याकरण की भी थोड़ी जानकारी इस उद्देश्य से हो जाएगी कि हमें करना क्या है। दूसरी बात, हम तैयार हैं, हमें व्याकरण की संपूर्ण जानकारी, हमें विश्वास है कि हमें आ रहा है, तो ये उस तरीके से हो जाएगा कि लाओ चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें कुछ भूला तो नहीं है, थोड़ा देखें तो कुछ चला तो नहीं गया, जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से क्या कुछ मिस तो नहीं है। दो उद्देश्य हो सकते हैं इस क्लास के, दो तरीके, एक तो सीखना, एक तो अपने तैयारी को चेक करना। यहाँ जो बात होगी, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, आपको पूरा क्रिया पूरा विशेषण देखना है तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको विशेषण के 5 से 6 पार्ट मिलेंगे, आपको क्रिया के कम से कम 7 से 8 पार्ट मिलेंगे। संपूर्ण क्रिया पढ़ाई गई है, संपूर्ण विशेषण के वीडियो जिस पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप वहां विधिवत देख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से। परंतु ये जो सीरीज है जहां एक ही बार में सब कुछ बताने का काम ठाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम समय में थोड़ी थोड़ी बातें करके आपके उस ज्ञान को चेक करना है तथा आपको थोड़ा सा ये बताना है कि क्या आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। और अगर नहीं तैयार हैं तो थोड़ी बातें जान लेंगे, इससे आपके लिए भी आसानी होगी। ये उद्देश्य इस सीटेट स्पेशल का है। जहां विशेषण की बात करें, सीधे अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जहां हम विशेषण की बात कर रहे हैं, विशेषण संबंधी हमारे सीटेट में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, पहली बात तो ध्यान देना, एग्जामिनर पैसेज से ही सवाल कर लेता है। जो पैसेज है उन्हीं पैसेज में कोई देख लेगा, लाल घोड़ा, लाल साड़ी, पीली गाड़ी, कुछ भी ऐसा लिखा हो, या हरे हरे फूल, पीले पीले रंग बिरंगे फूल, हरी भरी क्यारियां, अंडरलाइन मारेगा। वही उठा करके शब्द में पूछेगा, दिए गए शब्द में कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है, हो गया विशेषण। अब पैसेज में यह थोड़ा लिखा होगा कि मैं यहां गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कर रहा हूं, ये तो बात नहीं होगी ना। तो इस तरीके से पहली बात तो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जरूरी है इन्हें जानना। बहुत बेसिक, बहुत सहज लहजे में सिखा दे रहा हूं इस बात को, और आपका रिवीजन भी करवा दे रहा हूं थोड़े ही बातों में। विशेषण जब भी पूछे जाते हैं, प्रकार हमारा 4 होता है। कुल की बात आ जाती है तो प्रकार हमारा 1 बढ़ जाता है, 5 हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, 4-5 की बात अभी क्लियर कर लेते हैं। इसमें पहला है गुणवाचक, मैं अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा है संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक, संख्या, परिमाणवाचक। 3 हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब एक और भी है जिस पर अभी भी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी ये मान के चले मैं जो बात कर रहा हूं गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, यहां से
काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा। तो जो चौथा है, इसलिए उसको मैंने अभी तक उल्लिखित नहीं किया था क्योंकि ये बहुत स्टार है, बहुत बार पूछा गया इसमें। देखना जरा, मैं आपको एक विशेष एग्जाम्पल देता हूं। सार्वनामिक विशेषण से प्रश्न कैसे आ गया। एग्जामिनर बहुत अलग होता है, वो अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका ढूंढता रहता है। ये 4 महत्वपूर्ण विशेषण है, 5वां है व्यक्तिवाचक, जिसको अभी बताऊंगा। ध्यान देना, गुणवाचक की बात करना है तो हमेशा ध्यान दो, विशेषण वही होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, संज्ञा तो नाम होती, इसके बारे में जान रहे हैं, सर्वनाम उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जान रहे हैं। इनकी जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाएगा। छांटेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कहाँ गुणवाचक है। ध्यान देना, अगर कोई कैसा या कैसी का उत्तर होगा, कैसा कैसी, तो वो गुणवाचक होगा। जैसे अगर मैंने कह दिया पीला कपड़ा, पीला कपड़ा, तो कपड़ा संज्ञा है, इसी संज्ञा से आकर के इन्हीं में से कोई एक प्रश्न लगाइए। पुल्लिंग है तो कैसा लगाइए, स्त्रीलिंग है तो कैसी लगाइए। आपको बता है कपड़ा पुल्लिंग है, तो कैसा कपड़ा, उत्तर मिलेगा पीला। यदि इस कैसा या कैसी का कोई उत्तर मिल जाएगा तो इसका मतलब है वो गुणवाचक। कोई डाउट है आपको? नहीं ना। अगर मैं कह दूं छोटा बच्चा, देखो जरा, तो आप कहोगे कैसा बच्चा, उत्तर आएगा छोटा बच्चा। अगर आपने कह दिया आयताकार कमरा, कैसा कमरा, आयताकार। गोरी लड़की, कैसी लड़की, गोरी लड़की। हो रहे ना उत्तर। ये तो आसान हो गया भाई, गुणवाचक में कुछ करना नहीं है, इतनी बातें जान के जाओ। ये मैं आपको संपूर्ण नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे विशेषण के समाहित पार्टों का पूर्ण अवलोकन कर लें, फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये मेरा केवल आपको जगाना है, आपकी यादों को चेक करना है कि आपने कितना ज़्यादा अपने सीटेट के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है। क्या आपने इस टॉपिक को देखा ही नहीं है? अगर नहीं देखा है तो इतना देख के जाएंगे, फिर भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए ये स्पेशल तरीके से आपके लिए इसी उद्देश्य से लाया गया है। आगे देखिए, संख्यावाचक में क्या बात आएगी। जब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता संख्या से बताई जाएगी, वो संख्यावाचक होगा। लेकिन एग्जामिनर यहाँ बहुत चालाक होता है, वो 2 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको उलझाने का प्रयास करता है। एक तो यह प्रश्न निश्चित संख्यावाचक, एक तो यह प्रश्न अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण कोई भी हो, यहां आपको एक महत्वपूर्ण बात का पूरा ध्यान देना होता है। ध्यान यह देना है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वाकई में वो काउंटेबल है कि नहीं। अगर काउंटेबल है नहीं तो फिर संख्या लगाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कह दिया एक पानी, इसका मतलब अशुद्ध लिखा गया है। ये शब्द ही अशुद्ध है, ये बात ही अशुद्ध है। बात हमारी समझ रहे हैं? ये शब्द अशुद्ध है, ये बात अशुद्ध है, तो गलत हो जाएंगे हम। तो निश्चित संख्यावाचक हो या अनिश्चित संख्यावाचक में हो, ध्यान यहां देना, यहां बात वही आएगी जो काउंटेबल होगी। काउंटेबल का मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में जिसकी गणना होती होगी, हम अपने व्यवहारिक जीवन में जिसकी गणना करते होंगे, जिसके बारे में हम गणना करके वो काम करते होंगे। जैसे आप मान के चलो, मैं आपको मार्केट भेज दूं और आपसे मैं कह दूं कि वहां से आप जाकर के साबुन ले आइए, और मैंने उसकी संख्या आपको बता दी 10, 5 जो भी। क्या आप दुकानदार के पास जाकर के साबुन किलो में मांगेंगे क्या? वजन करके मांगेंगे क्या? तो आप कहेंगे कदापि ऐसा हम नहीं करेंगे। हम साबुन को हमेशा काउंटेबल तरीके से, गिनती के तरीके से मांगने वाले हैं, है ना। 2, 4, 6, 7 ऐसे करके मांगेंगे ना। तो ये हमारा व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि चीनी ले आना, तो क्या आप दुकानदार से ऐसा बोलोगे कि भाई हमें 50 चीनी दे दीजिए? दुकानदार समझेगा यार कहाँ से पढ़ा लिखा आदमी आ गया, इतना ज़्यादा टैलेंटेड, कुछ अलग गोले से आया हुआ क्या, धरातल इसका ये नहीं, कहीं अलग से चला आया क्या ये, है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप सोचो, किसी दुकान पर आप जाकर के आप कह दीजिए हमें भैया 150 दाल दे दीजिए। अब एक बार आपका चेहरा नीचे से ऊपर तक देखेगा कि पहला कस्टमर ऐसा जो इस तरीके से कलाकारी कर रहा है। तो चीज ध्यान देना, जिसको हम काउंटेबल तरीके से लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ध्यान दो, खुद ही सोच लो, भीड़ कितनी भी हो काउंटेबल है कि नहीं है ना। भीड़ कितनी भी हो काउंटेबल है।
लेकिन पानी कितना भी हो, कम हो, क्या आप इसकी गणना कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये काउंटेबल ना हो करके ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल चीजें संख्यावाचक में आएंगी, इस बात को ध्यान देना। निश्चित अनिश्चित की बात अब मैं करने वाला हूं। निश्चित का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 5 मजदूर निश्चित है, 10 व्यापारी निश्चित है, हजारों लोग, फंसना मत, सारी बातें कर रहा हूं, हजारों लोग निश्चित हैं। यहां थोड़ा सा आप रुक गए होंगे, सर 5 मजदूर तो निश्चित मानूंगा, 10 मजदूर तो निश्चित मानूंगा, हजारों लोग को कैसे निश्चित मान लो? ये तो आप भी कंफर्म नहीं कि हजारों लोग हैं। क्यों आप हजारों कह रहे हैं? आपने संख्या तो निश्चित बताई नहीं है। ये निश्चित है, जान दो कैसे? निश्चित इस तरीके से है कि हजारों कह रहा हूं ना दोस्त, लाखों तो कहा नहीं है। इसका मतलब मैं निश्चित हूं, नहीं तो लाखों कह देता ना। समझ रहे ना? जैसे मैंने कह दिया लाखों, बताना जरा, लाखों। आप सोच रहे होंगे सर लाखों तो आप निश्चित नहीं है कि लाख हैं कि लाख से ज्यादा है। मे बी सपोज करो, लाख ही क्यों बोला हूं? इसका मतलब निश्चित हूं कि लाख ही होगा, हजार तो बोला नहीं। हमें कहना चाहिए था ना कई हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, ये कहना चाहिए था ना। हमें कहना चाहिए था यहाँ करोड़ों लोग हैं, क्यों नहीं कहा? इसका मतलब है हम निश्चित हैं। ज्यादा टाइम ना लें समझने के लिए, मुझे लगता है आप समझ गए। तो हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ अक्सर हम फंस जाते हैं क्योंकि हम अपना व्यवहारिक ज्ञान वहाँ इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े जानकार हैं और इसलिए यही हो जाएगा हजारों हजारों में, हजारों लाखों करोड़ों अरबों कुछ भी लिखाओ। निश्चित है क्योंकि वो कर्ता, वो कार्य करने वाला, वो विशेषण बताने वाला, उसे पता है कि यहाँ करोड़ों की ही भीड़ है। भाई 33,000 लोग वानखेड़े स्टेडियम में बैठते हैं, इतनी कैपेसिटी वहाँ की है, तो लोग यही बताएंगे ना हजारों लोग आए हैं। इसका मतलब निश्चित है, वो लाखों पे थोड़ा जा रही बात हो, हजारों लोग हैं तो निश्चित है। ठीक, तो ये निश्चित संख्यावाचक में आ गया। लेकिन अगर मैं यही कह दूं आपसे हजारों पानी, आप तुरंत समझ जाना कि एग्जामिनर हमें मूर्ख बना रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, इसको थोड़ा सा और अलग करो भाई तो मैं मानूंगा। हजारों गिलास पानी, अब थोड़ा सा हमें लगा कि चलो थोड़ा सा इसने अपने पैमाने को चेंज किया है, थोड़ा सा इसने अपने तरीके को बदला है। लेकिन प्रारूप को पूरी तरीके से समझने से पहले उत्तर मत टिक करिएगा। अभी भी ध्यान देना, हजारों गिलास के नीचे अंडरलाइन होगा तो ही यह निश्चित संख्यावाचक होगा, और अगर अंडरलाइन नहीं है, हजारों गिलास पानी करके पूछा गया है, तो यह परिमाणवाचक में चला जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी, पहले मैंने बात आपसे बोला है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का मसला बहुत बड़ा है। अंडरलाइन की पिक्चर बहुत अच्छे ढंग से रिलीज की जाती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों से मुखातिब करा करके आपके रातों की नींद को चुरा लिया जाता है, और आप जान नहीं पाते कि हम कितनी मेहनत शिद्दत से गए थे और हमारा यही विशेषण गलत कैसे हो गया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया था। ध्यान अभी भी नहीं दिया होगा तो गलत हो जाएगा। देखो क्या हमने बोला कि एक प्रश्न ये लिखा हमने, पुनः लिख दे रहा हूं, देखना जरा, कोई बात नहीं, मैं इस बात को पुनः इंगित कर दे रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। हजारों गिलास पानी, हजारों गिलास पानी, ये लिखा हमने। ध्यान देना, पानी अनकाउंटेबल है, पहली बात, अतः हम इसे संख्यावाचक में नहीं लाएंगे। कहां नहीं लाएंगे? संख्यावाचक में नहीं लाएंगे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, हम तो जानकार थे, हम तो उठा ले जाएंगे इसे परिमाणवाचक में। लेकिन फिर हमने देखा कि इसके आगे इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, पानी को छोड़ दिया है। इसका मतलब ये केवल इतने में जानना चाह रहा है, हजारों गिलास में। इसका मतलब गिलास तो काउंटेबल है ना, गिलास तो काउंटेबल है, इसलिए हम इसे निश्चित संख्यावाचक में ही समाहित कर देंगे। कोई डाउट नहीं, हमारे स्टूडेंट्स जान चुके हैं, सारी बातें पहचान चुके हैं। अनिश्चित संख्यावाचक की बात कर लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक की पहचान कैसे करोगे आप, कैसे जान पाओगे कि यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक है? वही चीज, मामला काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन उसके आगे आ जाएगा कुछ, कोई, कम, ज्यादा। लीजिए, बात वही है, अभिप्राय वही है। जैसे कुछ लोग, लोग काउंटेबल है ना, है ना, लेकिन अगर लोग के बाद हमने लोग हटा करके पानी लगा दिया तब तो गलत हो जाओगे आप, वो संख्यावाचक है ही नहीं। इस बात को ध्यान देना। इसीलिए पहला काम करना मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पहला काम करना काउंटेबल अनकाउंटेबल चेक कर लेना, नहीं तो गलत कराओगे। कुछ लोग, लोग काउंटेबल है, कुछ लगा है,
संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, आप जरा ध्यान देना, तो जब आपके बारे में पता ही नहीं है कोई व्यक्ति, तो जब इस तरीके की बातें होंगी तो आप हमेशा ध्यान देना, तैयार रहना कि जो काउंटेबल हैं उनके आगे कुछ कोई लग जाएगा तो आप उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहोगे। जैसे मैंने कह दिया कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, तो कितने की बात हो रही है, क्या संख्या निश्चित है? क्या ये मामला जानकारी में है? नहीं। लेकिन जब भी इसका उत्तर मिलेगा, एक प्रारूप, एक संख्या मिलेगी आपको स्पष्ट तरीके से, इस चीज को आकलित करने के लिए, जानने के लिए हमेशा आप कितना कितनी लगा सकते हैं। संख्यावाचक की पहचान करने के लिए जैसे आपने यहाँ कैसा कैसी लगाया है, वैसे आप संख्यावाचक की पहचान करने के लिए दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एक कितना और एक कितनी। लेकिन सबसे स्टार बात है, याद रखना, वो बातें काउंटेबल होनी चाहिए। अगर काउंटेबल नहीं है तो आप उसे संख्यावाचक में मत रखिएगा। आशा करता हूं एक छोटा सा पहलू आप समझ गए होंगे। जाने दीजिए, परिमाणवाचक की बात कर लेते हैं। ठीक इसी का अपोजिट है, यहां मामला अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल जिसको हम गिनते नहीं हैं, जिसको जानकारी हम गिनकर नहीं करते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया परिमाणवाचक में 1 किलो चावल, इसका मतलब हुआ हम यहां यूज करेंगे पैमाना। क्या लाएंगे? पैमाना। पैमाना वो है, वही जाम वो है जो भर के छलकता है। हर वो वस्तु, हर वो पदार्थ, हर वो चीज किसी पात्र में रख दी जाएगी तो संबंधित पात्र पैमाना बन जाएगा। नहीं समझे होंगे। पानी को गिलास में रख लो, गिलास पैमाना है, समझ रहे होंगे आप। चाय को कप में रख लो तो कप पैमाना है, दूध को बाल्टी में रख लो तो बाल्टी पैमाना है, चावल को बोरी में रख लो तो बोरी पैमाना है। मेरे स्टूडेंट साथियों, आप ये समझ चुके होंगे, इस तरीके से अगर हम अनाज को मुट्ठी में रख लें तो ये मुट्ठी पैमाना है ना। तो पैमाना छोटे से बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा पैमाना हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब इसी चीज को ध्यान देना। जैसे अगर हमने कह दिया है, पैमाने की बात कर ली है, अब अगर कोई एग्जामिनर आपसे कभी इस तरीके की बात करे, 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी, कहीं अंडरलाइन वगैरह नहीं है, ध्यान देना, 1 गिलास पानी, या पूरे में अंडरलाइन रहे कोई दिक्कत नहीं है। 1 गिलास पानी यानी पानी किस में है? गिलास में। 2017 2022 स्टार क्वेश्चन टेट का दोहराया गया 4 गज मलमल का, 4 गज मलमल का। अच्छे अच्छे लोगों ने इसी 4 को देखकर संख्यावाचक लगा दिया, गलत हो गया। पैमाना आपने ध्यान ही नहीं दिया। पैमाना तो देख लो, गज लगा है, गज एक पैमाना है, और जब पैमाना रहेगा तो परिमाणवाचक में जाना आपको पड़ेगा। इतनी बात ध्यान देना। जो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, जैसे कुछ पानी, कुछ दूध, कुछ गज जमीन, ऐसा करके दिया है। अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे जान रहे हो उसे? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। जब भी उसके बारे में हम किसी को जानकारी प्रस्तुत कर रहे होंगे तो हम उसको पैमाने में ही बता सकते हैं। ठीक, तो पैमाने का विशेष ख्याल रखिएगा। परिमाणवाचक में पैमाना है तो परिमाणवाचक की तरफ आप चले जाइएगा, मुखातिब हो जाइएगा। मुझे विश्वास है कि सारी बातें आप समझ चुके हैं। सार्वनामिक विशेषण की बात 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। बचे हुई सारी बातें सार्वनामिक विशेषण में जाएंगी। आप मान के चलना, यदि कोई सर्वनाम, यदि कोई सर्वनाम, जैसे कौन है सर्वनाम, मैं हूं सर्वनाम, आप हैं सर्वनाम, इस तरीके से यदि कोई सर्वनाम, यदि कोई सर्वनाम विशेषण का काम करेगा, यदि कोई सर्वनाम विशेषण का काम करेगा तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या लेंगे आप? जैसे मेरा सर्वनाम है कि नहीं है ना, तुम्हारा सर्वनाम है कि नहीं है, अब यहीं लिख दो मेरा कपड़ा, तुम्हारा घर। अब ये जो चीज है ये गुणवाचक नहीं है, क्योंकि ये सर्वनाम है, आज विशेषण के रूप में आए हैं। ये सर्वनाम है और आज विशेषण के रूप में आए हैं, तो हम आपको सार्वनामिक विशेषण में उत्तर देंगे। एक प्रश्न सुनिएगा, कौन सा घर इस तरीके का है, या कौन लड़का
बैठा हुआ है। कौन लड़का बैठा हुआ है? दिए गए वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, इस तरीके से रहे तो फिर ठीक है, लेकिन गुणवाचक हटा करके उसने प्रश्नवाचक डाल दिया, पहला विकल्प। और आपको लगा कि कौन सा लड़का बैठा है, सीधा आपने सोचा कि अरे प्रश्नवाचक तो है ये, क्या दिक्कत, लगा दो प्रश्नवाचक। तो चेक कर लो ना, प्रश्नवाचक विशेषण तो होता ही नहीं। प्रश्नवाचक विशेषण कहाँ है बताना जरा, कहीं नहीं है। वो जो कौन है वो एक सर्वनाम है, इसीलिए वो प्रश्नवाचक जो आपको लग रहा है प्रश्नवाचक विशेषण होता ही नहीं है। प्रश्नवाचक तो सर्वनाम होता है। एग्जामिनर पूछ रहा आपसे विशेषण, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इतना आप जान ही रहे हैं। तो जो सर्वनाम वही तो विशेषण है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहाँ आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे आप प्रश्नवाचक विशेषण समझ बैठे थे, वह भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चला आएगा। आशा करूं कि आ गया, आशा करें आपका रिवीजन हो चुका। एक लास्ट है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके पास चले जाओ। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पाकिस्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब ये विशेषण बन जाएंगे तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। कोई डाउट नहीं है, भारतीय लोग, पाकिस्तानी लोग, नेपाली कपड़ा, है ना, तो ये सारे लोग पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा थे ना, और अब ये किसका काम कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण का। इसका मतलब बड़े आराम से हम जान सकते हैं। अब जब कहीं मिलेगा भारतीय नारी और पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है और विकल्प में व्यक्तिवाचक घूम रहा हो तो व्यक्तिवाचक लगा देंगे। सपोज दैट व्यक्तिवाचक विशेषण ना हो तो यही भारतीय नारी फिर गुणवाचक विशेषण में आएगी, क्योंकि यह कैसा और कैसी का उत्तर बन जाएगी। समझ में आ गई बात ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको विशेषण का जो भी ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हमने देने का प्रयास किया है, उसमें बहुत कुछ करना नहीं था हम लोगों को। कैसा कैसी लगा के गुणवाचक चेक कर लो, कितना कितनी लगा के संख्यावाचक चेक कर लो, और कितना कितनी लगा के परिमाणवाचक भी चेक कर लो। परंतु ध्यान रखें, यहाँ काउंटेबल है, यहाँ अनकाउंटेबल है, दोनों में निश्चित अनिश्चित होते हैं। यहाँ पैमाने की पहचान होती है और यहाँ पर पैमाने नहीं लगाए जाते हैं। पैमाना छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब पैमाने आप जान ही रहे हैं। गज, ये सब पैमाने आप जान रहे हैं। गिलास, बाल्टी, ये सारी बातों हमने बता दिया, ये भी पैमाने हो सकते हैं। एक बोरी अनाज अगर लिखा गया है वो भी परिमाणवाचक में आएगा। सार्वनामिक विशेषण की बात हमने कर ली। यदि कोई सर्वनाम विशेषण का काम करेगा तो वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा, वो चाहे ही प्रश्नवाचक क्यों ना हो, क्योंकि सर्वनाम तो सर्वनाम है, वो विशेषण का काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसे सार्वनामिक विशेषण में ले जाएंगे। व्यक्तिवाचक से कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है नहीं। आप चाहें तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, फिर इस महत्वपूर्ण उद्देश्य से सजी धजी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस महत्वपूर्ण निरूपण को दौड़ाते हैं, जहां हम लोगों ने विशेषण के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों से एक अपनी सूक्ष्म पहचान बना ली है, जरूरत की पहचान बना ली। मुझे विश्वास है कि इतना करके जाने से आप सीटेट पूछे जाने वाले वैज्ञानिक क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मानना है। इसलिए मैंने इतना काम किया। बहरहाल आप पूरी तरीके से तैयार हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। ये केवल इसलिए दे रहा हूँ कि इसके साथ एक रिवीजन ले लीजिए आप मेरे साथ। ये मेरा उद्देश्य, मेरा ये पहलू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिसकी पहचान आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मेरा अभिप्राय है कि थोड़ा सा आपको ये बात बता ले जाऊं कि आपके जाते जाते आपसे हाथ मिला ले जाऊं कि आप भी जाएं तो आपको मज़ा आए। पेपर देते समय हमारी भी थोड़ी सी वो कार्य दायित्व का जो भी दायरा मैं बढ़ाना चाहता हूं वो बढ़ जाए। अभिप्राय मेरा है आप सिलेक्शन पाएँ और बहुत ही जल्दी आप सीटेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि 1/4 अब लागू है, इस बात को ध्यान देते रहें। तो अब हम बात करेंगे क्रिया की। जहाँ हम विशेषण की बात कर रहे हैं, क्रिया से क्या प्रश्न बन सकता है। हमारा एग्जामिनर दो बात करता है, एक तो काम का होना क्रिया, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काम करना ही क्रिया है, पढ़ना लिखना क्रिया है, सोना नहाना धोना क्रिया है, उठना बैठना क्रिया है, कोई समस्या यहाँ नहीं है। सीटेट एग्जाम में दो बातें हो सकती हैं क्रिया संबंधी। एक तो यहाँ बात आएगी सीधी, मैं क्रिया का जन्म धातु से हुआ उन सब बातों पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिया संबंधी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचान कैसे करोगे, इस बात को ध्यान देना। सकर्मक अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करने वाले हैं। जिसके साथ कर्म लगा हो वो सकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं लगा हो वो अकर्मक, ये बात गलत है।
गलत मतलब इसलिए गलत है क्योंकि अगर इतनी बातें सहेज के जाएंगे तो बहुत जगह गलत हो जाएंगे। दूसरी बात समझना, बहुत सटीक परिभाषा आप देने जा रहे हैं। ऐसी क्रिया जो कर्म की अपेक्षा रखती है, अपेक्षा का मतलब उसे कर्म चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो अधूरी है। ऐसी क्रिया जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है वह होगी अकर्मक, वह होगी अकर्मक। कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। इस उत्तर को, इस अभिप्राय को जानने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या काम कर लें हम, तो बहुत सटीक सा जवाब आपको दे रहा हूं। पहचान का एक अजीब सा नमूना है ये, ध्यान देना। जैसे लिखा गया है पढ़ना, रोना, धोना, सोना, नहाना, जागना, भागना, उठाना, दौड़ाना, इतनी क्रियाएं लिख दिया हमने। एग्जामिनर ने कहा निम्न में से कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है, और ये क्रिया वाक्य में भी आएगी। जब एक जगह आप जान पाओगे तो दूसरी जगह भी आप वाक्य में भी ये बात जान सकते हैं कि ये सकर्मक है कि नहीं सकर्मक है। बड़े आराम से इस अभिप्राय को निकाल सकते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है और वह पढ़ता है, जाना क्रिया है और वह जाता है। दोनों बातें यहां जाना भी लिख दे रहा हूं, दो वाक्य भी समझा करके अभी आपको दिखा दे रहा हूं मैं। जैसे जाना से एक वाक्य हमने बना लिया है, वह जाता है, और पढ़ना से एक वाक्य हमने बना लिया है, वह पढ़ता है। दोनों वाक्य में मैं पूछना आपसे चाहता हूं कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है। तो मैंने आपसे कहा कि पहले ये मेरा काम देख लो, पहले ये जान लो ये कैसे जान पाते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। बहुत आसान सा उत्तर है। एक कटआउट लीजिए, एक चेक करने के लिए एक शब्द ले जाइए, इस शब्द को अपने मन में जगह दीजिए और अपने मुखार बिंद से इनके साथ जोड़ने का काम करिए। पढ़ना सकर्मक है अकर्मक, इसकी जांच करिए। कहिए क्या पढ़ना। जब आप ऐसा बोलेंगे तो क्या पढ़ना, इसका उत्तर आपको मिलेगा किताब पढ़ना, कहानी पढ़ना, कुछ पढ़ना। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो सकर्मक। क्या रोना, क्या रोना, क्या इसका उत्तर आपको मिल रहा है? जैसे क्या पढ़ना तो किताब पढ़ना, कहानी पढ़ना, इस तरीके से उत्तर आए। क्या रोना नहीं आ रहे ना, तो क्या लगाने से इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह अकर्मक। क्या धोना, कपड़ा धोना, सकर्मक। क्या जाना, कहाँ जाना बात होती अलग बात थी, क्या लगाना है, क्या जाना। लेकिन उत्तर की जांच तो क्या से करनी है ना, तो फिर क्या ही तो लगाएंगे। क्या जाना, कोई उत्तर नहीं मिला हमें, इसका मतलब ये मामला अकर्मक के पास जाएगा, अकर्मक की झोली में जाएगा। क्या सोना, यहाँ भी उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक हो जाएगा। क्या नहाना, नहीं आएगा, अकर्मक। क्या जागना आएगा, क्या नहीं, अकर्मक। क्या भागना, उत्तर नहीं मिल रहा है, नहीं। क्या उठाना, अब की बार मिलेगा, गिलास उठाना, पानी उठाना, कुछ भी कह सकते हैं आप, इसका मतलब ये सकर्मक। क्या दौड़ाना, घोड़ा दौड़ाना, यह भी क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या लगा करके किसी भी शब्द के साथ उसके मिल रहे उत्तर के अनुसार हम उसे सकर्मक अकर्मक की बात बता सकते हैं। हम किसी भी शब्द के सकर्मक अकर्मक की पहचान क्या, जैसे मामूली से शब्द को लगा करके इसके उत्तर की जांच आराम से कर सकते हैं। इससे संबंधित वाक्य का भी निरूपण हम ठीक उसी प्रकार कर लेते हैं। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, यह क्रिया अपेक्षा रख रही है। वह जाता है, क्या जाता है, इस क्रिया को कोई भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। अतः दिया गया यह संबंधित वाक्य अकर्मक की झोली में जाएगा और दिया गया यह संबंधित वाक्य सकर्मक की झोली में जाएगा। बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं रही। आप ये मत सोच लेना कि सर इतने कम समय में इतनी सारी चीजें पढ़ा दिया, बस इतना ही है क्या क्रिया। अरे ना बाबा, इतनी बात कौन कर रहा है। क्रिया के 7 से 8 पार्टों की सीरीज आपको मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी प्लेलिस्ट में जाएं और 7 से 8 क्रिया के लगातार क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वीडियोज आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, वहाँ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये तो मात्र आपके सीटेट के यानी कल होने वाले एग्जाम के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रहा हूँ। आप इसे चेक कर लें, आप अपने आप को जान लें क्या इतना आप कर पा रहे हैं।
कर पा रहे हो तो मजेदार है, कोई बात नहीं। सीटेट स्पेशल में एक और क्रिया आपसे पूछी जाती है सकर्मक अकर्मक, तो अब आप जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इसी को लगा लेना, आप इच्छा कर रही कि नहीं कर रही है। वाक्य में एक बात और कर सकते हो, क्रिया का असर यदि कर्म पर दिखता है तो सकर्मक है, क्रिया का असर यदि कर्म पर नहीं दिखता है तो अकर्मक है। कहो कैसे? जैसे वह अमरूद खाता है, तो खाना क्रिया है, खाने का असर अमरूद पर दिखेगा, आप देखोगे धीरे धीरे अमरूद खत्म हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अमरूद पर असर दिख रहा है, अमरूद कर्म है, अतः दी गई क्रिया क्या मानी जाएगी? सकर्मक। लेकिन वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, देखो दो वाक्य लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा यहाँ से, अगर आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो तो जाते जाते ले जाइए। वह स्कूल जाता है और वह अमरूद खाता है। दोनों जगह आपने देखा है कि वाक्य में आपको कर्म दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से दोनों वाक्यों को सकर्मक कह लेना चाहिए था, ऐसा नहीं है। एक सकर्मक है एक अकर्मक, कैसे पहचान करेंगे? वह अमरूद खाता है, चेक करो, देखो खाने पर अमरूद खत्म हो जा रहा है, यानी प्रभाव इस पर दिख रहा है कर्म पर। जब कर्म पर प्रभाव दिखेगा तो संबंधित क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। वह स्कूल जाता है, जाने का प्रभाव स्कूल पर थोड़ा दिखेगा। आपके जाने से स्कूल की बिल्डिंग गिर जाएगी क्या? आपके जाने से स्कूल का माहौल गर्म हो जाता है क्या? नहीं ना। तो आपके जाने से स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतएव आपका जाना स्कूल को प्रभावित नहीं करता, ये कर्ता को प्रभावित करता, इसलिए यह संबंधित वाक्य कैसा माना जाएगा? अकर्मक माना जाएगा। यहाँ तक डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा, वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया बहुत पूछी गई है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जब कोई क्रिया पहले समाप्त हो जाती है और एक क्रिया बाद में समाप्त होती है। जैसे वह खाकर सोता है, इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी इसमें? खाना। बस इतनी बात जान लो, वह खाकर सोता है, दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? खाना। क्लियर होगी? ठीक हो गई। दीर्घकालिक क्रिया क्या होगी? ये सोना, जो बाद में हो रही है। पुलिस को देखकर चोर भाग गए, इसका मतलब पहला काम क्या हुआ है? पुलिस का आना, और दीर्घकालिक क्रिया होगी चोरों का भागना। स्पष्ट है ना? ये तो बहुत आसान काम था। इसी पूर्वकालिक से रिलेटिव स्टार प्रश्न है आपके सीटेट का, रीतिवाचक क्रिया पूछा गया एग्जाम में 2017 सीटेट का एग्जाम आप देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया क्या होती है? व्यवहार पर आधारित होती है। ये पूर्वकालिक क्रिया जैसी होती है लेकिन पूर्वकालिक नहीं होती है। जैसे आप यहाँ अंतर नहीं कर पाओगे, देखना जरा, वह हंसकर बोली। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पहले हंसी कि पहले बोलिए, आप कहोगे सर ये कैसे कह सकता हूँ? हंसकर बोली, इसका मतलब हंस रही है, बोल रही है, कैसे जान पाओगे पहले बोल रही है पहले हंस रही है? जब दोनों ही क्रियाओं में अंतर ना निकाल पाए हम तो वो रीतिवाचक होगा। वह दौड़कर भागी, फिर आप अंतर नहीं निकाल पाएंगे। दौड़कर भागी यानी भागने और दौड़ने में फिर से आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा, फिर से आप इसे रीतिवाचक बताएंगे। दो क्रियाएं साथ साथ हो रही हो, जैसे वह कहते हुए सो गया, कहते हुए सो गया, फिर भी क्या इसे मानेंगे? रीतिवाचक। ये तो स्टार बात है, हुए लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हुए लगा है तो रीतिवाचक। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो खतरनाक होती हैं, ये इस तरीके से आ जाएंगे और आप फंस जाएंगे। तो वहाँ चेक कर लेना, दोनों क्रियाओं में अंतर नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे विकल्प का चुनाव करेंगे, हम उसे रीतिवाचक के पास ले जाएंगे, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत अब आपको नहीं है, बिल्कुल। और जब कोई क्रिया संज्ञा का काम करे, देखना एक आएगी संज्ञार्थ क्रिया। संज्ञार्थ क्रिया जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें करना क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्रिया है, और यहां ध्यान देना, जब क्रिया ही किसी वाक्य के कर्ता का काम करेगी तो हम उसे संज्ञार्थ क्रिया कह लेंगे या कर्तावाचक क्रिया कह सकते हैं। ध्यान देना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, कह दीजिए कौन लाभदायक है, तो उत्तर आपको मिलेगा टहलना। क्रिया से कौन प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वो हमेशा कर्ता होता है। और आपको पता है टहलना एक क्रिया है, दिए गए वाक्य में ये मेन भूमिका में है, अपनी संपूर्ण पावर इसके पास है, अतः हम इसे क्या मानेंगे? संज्ञार्थ क्रिया, या इसे ही हम कर्तावाचक क्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर है ना?
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बहुत छोटी सी जानकारी मैंने प्रस्तुत करनी चाहिए क्रिया के बारे में। आप पूरी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इसके पीछे जाकर के आप वहाँ से समाहित ज्ञान, संपूर्ण नॉलेज लेने का प्रयास करें, वहाँ से जान सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और आपको लगे हाथ बता देता हूँ, क्रिया संबंधी अभी बहुत कुछ पूछी जाती हैं, जिनका आपको नेक्स्ट वीडियोज में, ये एपिसोड बहुत लंबा नहीं करता मैं इसलिए क्योंकि आप अभी अपनी तैयारी में अध्ययनरत हैं, इसी में फंसे रहेंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा। सीटेट स्पेशल छोटा कटआउट इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा पढ़ करके अपनी तैयारी को ठीक ठाक कर लिया। अब जो कुछ भी छूटा लगे चलो देख लेते हैं। और अगर आपको ज़रूरत समझे कि हमें बहुत कुछ अभी जानना है इस क्रिया के बारे में, आपको लग रहा हो कि आपके प्रैक्टिस सेट आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं, दावा है मेरा, रिवर्स होइए। आप इसी यूट्यूब चैनल का हिंदी प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां फिर आपको क्रिया का पार्ट मिलेगा। कई पार्ट में क्रिया है, पूरा पढ़ लीजिए। किसी भी प्रैक्टिस सेट में पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आप नहीं दे पाए फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दावा है मेरा कोई भी प्रश्न आपका बचेगा ही नहीं जहां कोई ऐसा प्रश्न है जिस पहलू को मैंने टच नहीं किया है। सबको टच किया है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा उलझाने से क्या लेना देना। ये मान के चलें कि लगभग अब तक जो क्वेश्चन क्रिया संबंधी पूछे गए हैं सीटेट में, कुछ इसी प्रकार से या तो सकर्मक अकर्मक पूछे गए, या तो पूर्वकालिक पूछे गए हैं, या तो रीतिवाचक पूछे गए हैं। तो क्यों ज़्यादा इस पर चर्चा करें। प्रैक्टिस सेट का अपना अपना विचार होता है, उन्हें अपने बिक्री हेतु कह सकता हूँ कि उन्हें अपना काम करना है, वो अपने निजी उद्देश्य के लिए निहित है। तो तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनकी ज़रूरत आपके सीटेट में कभी नहीं थी लेकिन है वहाँ, तो आप विचलित ना हो। अगर विचलित हो रहे हैं फिर भी तो मैंने आपको बता दिया इलाज उसका। आप प्लेलिस्ट जा करके ओपन करके देख सकते हैं, संपूर्ण चीज़ें वहाँ पर हैं। ये केवल मायने हमारा बस इतना था, इतनी जानकारी देने के लिए मेरा अभिप्राय था। मैं खुद कह रहा हूँ ये पूरी क्रिया का मैंने आपको केवल 5% पढ़ाया है। कितना? 5%। लेकिन इस 5% में हमने आपको 50% की झांकी दिखाई है। अब समझ जाइए, 5% पढ़ाया है, 50% की झांकी दिखाई है, यानी इसका मतलब यह है कि पढ़ना 95% है और झांकी अभी 50% शेष है। इस पूरी चीज को जानने के लिए आप टीटेट, सुपर टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पूरे क्रिया का संपूर्ण पाठ देखिए, अपनी नोटबुक बनाइए, बेहतर तैयारी करिए, क्योंकि आने वाला सत्र या आने वाला वर्ष, चल रहा जो वर्ष है ये परीक्षा का वर्ष है। यहाँ आप पूरी तरीके से शिद्दत से जुड़े। आपका जो भी नियमावली चेंज हुई है, आपको पता है कि आप जिस सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब ये केवल अर्हता मात्र नहीं रह गई, ये आपके एकेडमिक मेरिट में जोड़ी जाएगी, ये आपके मेरिट में जोड़ी जाएगी, आपके कट ऑफ में जोड़ी जाएगी, आपके चयन भर्ती प्रक्रिया में इसका भी रोल होगा। इनका 1/4 लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने का एक अभिप्राय, एक समायोजन बना लीजिए। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप पीछे जाकर के संपूर्ण कंटेंट का बेहतर अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, आप अपनी एक नोटबुक अच्छे से तैयार करके हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करेंगे। अगर ऐसा करते हैं और आपको लाभ पहुंचता है, हमारी वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में, मुखातिब होंगे फिर से एक अच्छे कंटेंट के साथ, सीटेट स्पेशल के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम खुशहाल रहें और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।